नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया उपन्यास परिणीता भाग 4। पिछले भाग में हमने सुना था कि किस तरह ललिता और शेखर इतने दिनों बाद मिलते हैं। शेखर ललिता से कुछ रूखेपन में बातें करता है। आगे की कहानी कुछ इस प्रकार है। ललिता मन ही मन डर गई। शेखर के थोड़े निकट आकर रुआंसे स्वर में बोली, शेखर दा, इस समय मुझे तुम्हारा मजाक बिल्कुल भी नहीं भा रहा है। मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, क्या होगा बताओ ना। मुझे तो डर से रात को नींद तक नहीं आती। उसका स्वर भर आया था। डर किस बात का ललिता? तुम भी विचित्र हो शेखर दा। ललिता घबरा कर बोली, पूछ रहे हो डर किस बात का? तुम यहाँ नहीं थे, माँ भी नहीं थी। इस बीच मामा न जाने यह क्या कर बैठे। अब माँ अगर मुझे अपने घर में न लें तो। शेखर क्षण पर चुप रहा, फिर बोला, हाँ ये तो ठीक है, माँ तुम्हें अपने घर में लेना नहीं चाहेंगी। तुम्हारे मामा ने गिरिंद्र बाबू से रुपए लिए हैं, यह बात माँ को मालूम हो गई। और फिर ललिता, अब तो तुम हो गई हो ब्रह्म समाजी और हम लोग हैं हिंदू। अब तुम ही बताओ कि हमारा और तुम्हारा मिलन कैसे हो सकता है। मामा ब्रह्म समाजी हो गए हों या कुछ और धर्म अपनाए शेखर दा, लेकिन जो तुम्हारा धर्म है वही मेरा धर्म है। माँ अगर तुम्हें नहीं छोड़ सकेंगी तो निश्चय ही मुझे भी नहीं छोड़ेंगी। और जहाँ तक गिरिंद्र बाबू से रुपए लेने की बात है, वे रुपए तो गिरिंद्र बाबू को हमें वापस देने ही होंगे। कर्ज तो कर्ज ही है, उसे चुकाना ही पड़ेगा, 2 दिन पहले या 2 दिन बाद। लेकिन कर्ज चुकाने के लिए रुपए कहाँ से मिलेंगे? शेखर ने गंभीरता से कहा। ललिता ने शेखर के चेहरे की ओर एक भरपूर दृष्टि डाली, जो बहुत कुछ कह रही थी, और फिर बोली, जानते नहीं, स्त्रियों को रुपए उनके पति से मिलते हैं, मुझे भी वहीं से मिलेंगे। शेखर सिर से पैर तक सुलग उठा, व्यंग्यपूर्वक बोला, लेकिन तुम्हारे मामा ने तुम्हें बेच जो दिया है। अंधेरी में ललिता शेखर के चेहरे पर आए भावों को न देख सकी, लेकिन शेखर के स्वर का व्यंग उसे डस गया। वह पीछे हटती हुई दृढ़ स्वर में बोली, यह झूठ है। मेरे मामा मुझे बेचने की बात तक नहीं सोच सकते। उन पर झूठे आरोप न लगाओ शेखर दा, तुम उनका दुख दर्द नहीं समझ सकते, लेकिन और लोग तो समझ सकते हैं। वह कुछ क्षण के लिए रुकी और स्वर को कड़ा करके तेज स्वर में बोली, मामा ने मेरा ब्याह होने से पहले ही गिरिंद्र बाबू से कुछ रुपए उधार लिए थे। मामा को मुझे बेचने का कोई अधिकार है ही नहीं। यह अधिकार केवल तुम ही को है। और शेखर दा, अगर तुम चाहो तो रुपए देने के डर से बचने के लिए मुझे भी बेच सकते हो। उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना और शेखर की ओर देखे बिना जल्दी से वहां से निकल गई। शेखर देर तक निरुद्देश्य से इधर उधर भटकता रहा। बार बार उसे यही ख्याल आ रहा था कि इतनी सी ललिता इन 3 महीनों में कितनी मुखर हो गई है, सारी स्त्रियोजनित बातें सीख गई है और किस तरह उसे निरुत्तर कर गई है। ललिता ने आज जिस प्रकार उससे व्यवहार किया था, उसे देखकर वह सचमुच विस्मित हो उठा था। पराजित होने के कारण उसे ललिता पर क्रोध भी आ रहा था, लेकिन वह यदि शांत भाव से विचार करता तो उसे पता चल जाता कि उसे क्रोध ललिता पर नहीं, अपने ऊपर आ रहा था। वास्तविकता यह थी कि ललिता को चाहने के बावजूद शेखर अपने माता पिता के डर से ललिता से विवाह करने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हो पाया था। जिस समय उसने ललिता के गले में माला डाली थी, उस समय उसे यह आशंका भी थी कि शायद ललिता उसे नहीं मिल सकेगी। इसलिए वह कुछ ऐसा कर गया था कि उसके कलकत्ता में न होने पर भी ललिता उससे जुड़ी रहे। कलकत्ता लौट आने के बाद शेखर को यह लगा कि ललिता की ओर से कोई हिचक नहीं है और अब शायद ललिता को छोड़ना उसके लिए मुश्किल होगा। ललिता को स्वीकार करना भी उसे उतना ही मुश्किल लग रहा था। श्याम बाजार वाला संबंध टूट जाने के बावजूद नवीन चंद्र उसके लिए पैसे वाले नए रिश्ते ढूंढ रहे थे। इधर गुरुचरण बाबू के ब्रह्म समाजी हो जाने के कारण शेखर की यह आशा भी टूट गई थी कि वह माँ को प्यार मनुहार से समझाकर पिता को इस बात के राजी करवा लेगा कि वह शेखर और ललिता की शादी की सहमति दे दे। अब तो उसे लग रहा था कि उसके लिए यह भी संभव न होगा कि वह माँ को ही राजी कर ले। अब तो यह बात मुँह से भी नहीं निकाली जा सकती थी। ललिता को बहुत प्यार करने के बावजूद माँ गुरुचरण के ब्रह्म समाजी होने के कारण ललिता को स्वीकार नहीं कर सकती थी। इधर आज शाम ललिता से जो बात हुई थी, उससे उसकी समझ में यह बात अच्छी तरह आ गई थी कि उसने खिलवाड़ समझकर उस रात जो भी किया था या कहा, ललिता ने उसे बहुत ज़्यादा गंभीरता के साथ ग्रहण किया है और अपने आप को शेखर की पत्नी मान लिया है। यदि ऐसा न होता तो आज शाम वह अंधेरे एकांत में इस तरह उसके वक्ष स्थल से सटकर खड़ी न होती। स्पष्ट था कि उसे यह करने में कोई झिझक, संकोच या पाप बोध नहीं था।
उसने जिसे पति मान लिया और उस पति ने भी माला बदलकर जिसे अपने वक्ष से सटाकर चुंबन ले लिया था, वह ललिता उसे पराया मानकर उससे किस बात का संकोच करती। शेखर का सिर चकराने लगा। गिरीन्द्र के साथ इस ललिता के ब्याह की बात चल रही है, लेकिन यह ललिता जो शेखर को अपना पति मान बैठी है, क्या गिरीन्द्र से विवाह करने के लिए तैयार हो जाएगी? ललिता के इनकार करने पर सब लोग उनके इनकार का कारण पूछेंगे, और यदि कहीं ललिता ने गिरीन्द्र से विवाह न करने का सही कारण प्रकट कर दिया तो वह घर और बाहर अपना मुंह कैसे दिखा सकेगा? यह सोचकर शेखर की नींद हराम हो गई। ललिता से उसका विवाह असंभव है, यह मानकर शेखर ने ललिता की आशा छोड़ दी थी। लेकिन शुरू के कई दिन वह मन ही मन बेहद डरा हुआ रहा कि कहीं सहसा ही ललिता न आ जाए और सारी बातें न प्रकट कर दे। ऐसी स्थिति में वह किस तरह अपनी सफाई दे पाएगा, यह सोचते ही शेखर को कपकपी होने लगती थी। ज्यों-ज्यों दिन बीतने लगे शेखर को लगने लगा कि उसकी आशंका निराधार है। न ललिता आई, न उसने कोई बात कही और न किसी और ने शेखर से कुछ कहा। यहाँ तक कि गुरुचरण बाबू के घर तक से उसके घर में किसी का आना जाना नहीं हुआ। शेखर के कमरे के सामने की खुली छत से ललिता के घर की छत साफ दिखाई देती थी। इन दिनों शेखर ने इस डर से छत पर जाना बंद कर दिया था कि कहीं ललिता न दिखाई दे जाए और उससे बात करनी पड़ जाए। ललिता से सामना करने का साहस शेखर में नहीं था। जब 3-4 सप्ताह बिना किसी विघ्न बाधा के बीत गए तो शेखर की जैसे जान में जान आई। वह मन ही मन सोचने लगा, कुछ भी हो, ईश्वर ने स्त्रियों को लज्जा का जो आभूषण दिया है वह ठीक ही दिया है। कोई भी स्त्री अपनी ही लज्जा की बात सबके सामने कैसे प्रकट कर सकती है? ललिता भी ऐसी कोई बात कैसे बता सकती है जिसे बताकर उसे स्वयं लज्जित होना पड़े? वह बेकार ही डर गया था। यह विचार करने के बावजूद शेखर के मन में शांति नहीं थी। उसे रातों को नींद नहीं आती थी। उसकी सारी हंसी समाप्त हो गई थी। उसके मन पर अवसाद का आवरण छा गया था। रह रह कर उसे यह ख्याल आता था कि क्या अब ललिता कभी कुछ नहीं कहेगी, खामोश ही रहेगी? इस प्रकार के विचारों ने उसकी शांति हर ली थी। बहुत पहले जिस दिन वह बाजार घूमने नहीं जाता था तो शाम को खुली छत पर टहलने लगता था, लेकिन किसी दिन भी उसे गुरुचरण बाबू के परिवार का कोई व्यक्ति छत पर नहीं दिखाई दिया। एक दिन अन्ना काली कोई सूखा कपड़ा तार से उतारने के लिए छत पर आई थी, लेकिन जैसे ही उसने शेखर को देखा उसने दृष्टि फेर ली और जब तक शेखर निश्चय करे कि वह उसे आवाज़ देकर बुलाए, वह कपड़ा लेकर नीचे भाग गई। ललिता तो जैसे भूल ही गई थी कि घर पर कोई खुली छत भी है। शेखर समझ गया कि बाबूजी ने यह छत का रास्ता बंद करवा दिया है। इससे उस घर के सब व्यक्तियों को बहुत आघात पहुंचा है। उस घर के लोगों के स्वाभिमान पर उसे सुख हुआ, लेकिन अपने पिता की संकीर्णता से वह दुख से भर उठा। इसी तरह 1 महीना और निकल गया। कोई उल्लेखनीय घटना नहीं घटी। एक दिन बातों ही बातों में भुवनेश्वरी ने उससे कहा, क्यों रे शेखर, इधर तूने ललिता को देखा है क्या? ललिता? नहीं तो माँ, शेखर ने सिर हिलाकर कहा। फिर कुछ संकोच के साथ बोला, क्यों माँ, क्या हुआ? अरे मैंने भी उसे कल कोई 2 महीने बाद देखा। देखकर हक्की बक्की रह गई। लड़की तो बिल्कुल सूख गई है, बिल्कुल सीख हो गई है और चेहरा ऐसा हो गया है जैसे 14 की न होकर 24 की हो गई हो। उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैली धोती जगह जगह उस पर पैबंद लगे हुए हैं। मैंने पूछा, तेरे पास और धोती नहीं है बेटी? तो बोली, है माँ, बदलने का टाइम नहीं मिला। फिर माँ रोते रोते बोली, कसूर तो मेरा है, हमेशा से मैं ही उसे कपड़े देती आई हूँ। जिस दिन से हवा बदलने के लिए गई थी आज 6 महीने हो गए। इस बात को उस दिन से आज तक उसे एक भी धोती नहीं दी है। आगे वे नहीं बोल सकी और फपक फपक कर रोने लगी। भुवनेश्वरी सचमुच ही ललिता को अपने लड़की की तरह प्यार करती थी। शायद उनकी कोई बेटी नहीं थी इसलिए। शेखर गुम हो गया, हिला डुला तक नहीं। अपने को प्रकृतस्थ कर भुवनेश्वरी फिर कहने लगी, लड़की मेरे अलावा कभी किसी से खाने को नहीं मांगती थी। अपने घर में कभी उसने मुंह नहीं खोला। भूख लगती थी तो मेरे आसपास घूमने लगती थी। मैं उसका मुंह देखते ही समझ जाती थी कि लड़की भूखी है। अब भी वह उसी तरह भूखी प्यासी अपने घर में घूमती होगी। मांगना तो उसने सीखा ही नहीं है। चुप रहती होगी और उसके मन की बात समझने की फुर्सत उस घर में किसे है? कौन उसे वहाँ पूछता होगा? शेखर को अंदर ही अंदर कुछ कुछ होने लगा, लेकिन माँ से आंख मिलाने की शक्ति उसमें नहीं थी। वह जिस ओर देख रहा था उधर ही देखता हुआ गंभीर स्वर में बोला, तो माँ उसे बुलाकर पूछ लो ना, उसे क्या क्या चाहिए? ललिता लेगी अब? अरे वह बड़ी स्वाभिमानी है,
इन्होंने तो उसके आने जाने तक का रास्ता बंद कर दिया। मैं कौन सा मुँह लेकर उनके यहाँ जाऊँ। माना कि गुरुचरण देवर ने दुख या चिंता से घबरा कर एक गलती कर डाली, तो क्या उसकी इतनी बड़ी सज़ा देनी चाहिए? अरे हम लोग तो उनके अपने ही जैसे हैं। तेरे बाबूजी को चाहिए था कि उनसे कोई प्रायश्चित करवा देते, कोई राह निकाल कर सब कुछ ठीक करवा देते। यह तो नहीं किया उन्होंने, उल्टा जाति बाहर कर दिया। तुझसे सच कहती हूँ शेखर, इनके ही कारण गुरुचरण देवर ब्रह्म समाजी बने हैं। इन्होंने तंग कर रखा था उन्हें। जब देखो पैसे का तगादा, हरदम तगादा। इतना पैसा बैंक में होने पर भी यही रट, पैसे कब दोगे, ज़रूरत है। जब व्यक्ति के मन में घृणा बस जाती है न शेखर, तो आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। मैं तो आज यह कहूँगी कि गुरुचरण देवर ने ठीक ही किया। वह गिरीन्द्र ब्रह्म समाजी होने पर भी हम लोगों से कहीं ज़्यादा उनका अपना है। उसके साथ ललिता की शादी हो जाए तो ललिता सुख से रहेगी, यह मैं विश्वास पूर्वक कह सकती हूँ। सुनने में आया है कि उसकी अगले महीने शादी हो जाएगी। सहसा शेखर माँ की ओर मुड़ा और आश्चर्यचकित होकर पूछने लगा, तुम्हें कैसे मालूम? भुवनेश्वरी ने कहा, ललिता से ही सुना था कि आजकल उसके मामा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। अच्छा ही है, एक तो उनके मन में सुख नहीं, ऊपर से घर में ये रोज रोज की कलह क्लेश। गुरुचरण देवर को एक मिनट के लिए भी शांति नहीं है। ललिता पार लग जाएगी तो उनके मन की चिंता कुछ तो कम होगी। शेखर उठा और अपने पलंग पर लेट गया। उसके मस्तिष्क में असंख्य विचार उठ रहे थे और सारे विचार एक ही बिंदु पर समाप्त हो जाते थे, और वह बिंदु थी ललिता। हफ्ते भर बाद की बात है। शेखर अपनी गाड़ी में ऑफिस से लौट रहा था। गुरुचरण बाबू के घर के सामने एक गाड़ी खड़ी थी, इसलिए शेखर को वहीं उतरना पड़ा। गली सकरी थी और उसमें से 2 गाड़ियां एक साथ नहीं निकल सकती थी। पड़ोसी से पूछने पर शेखर को मालूम हुआ कि दूसरी गाड़ी डॉक्टर की है, जो गुरुचरण बाबू की बीमारी की जांच करने के लिए आए हैं। शेखर को ध्यान आया, हफ्ते भर पहले ही माँ ने बताया था कि गुरुचरण बाबू की तबीयत आजकल ठीक नहीं है। अपने घर न जाकर शेखर सीधे गुरुचरण बाबू के घर चला गया। वहां जाकर शेखर ने देखा गुरुचरण बाबू हड्डियों का ढांचा बने बिस्तर पर लेटे हुए हैं। बगल की कुर्सी पर डॉक्टर उनकी जांच कर रहे हैं। दूसरी ओर गिरीन्द्र बैठा है। बगल में फीका निस्तेज चेहरा लिए ललिता खड़ी है। गुरुचरण बाबू ने बहुत ही धीमे स्वर में शेखर को बैठने के लिए संकेत किया। ललिता ने माथे का पल्ला खींच लिया और अनायास ही दूसरी ओर देखने लगी। उसी मोहल्ले का होने के कारण डॉक्टर भी शेखर का परिचित था। जांच समाप्त कर डॉक्टर नुस्खा आदि लिखने के बाद शेखर के साथ ही बाहर आ गया। पीछे पीछे गिरीन्द्र भी आ गया। गिरीन्द्र ने डॉक्टर को फीस दी तो डॉक्टर ने उसे सचेत करते हुए कहा कि रोग ने अभी अपनी जड़ें ज़्यादा नहीं फैलाई हैं। यदि इन्हें वायु परिवर्तन के लिए बाहर ले जा सको तो ये जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। डॉक्टर को विदा करके शेखर और गिरीन्द्र दोनों गुरुचरण बाबू के निकट आ गए। ललिता ने संकेत से गिरीन्द्र को एक ओर बुलाया और धीमे स्वर में उससे कुछ परामर्श करने लगी। शेखर ललिता की इस निर्लज्जता को देखकर काठ हो गया। गुरुचरण बाबू ने दीवार की ओर करवट ले रखी थी। उन्हें पता ही न चला कि शेखर उनके पास ही कमरे में बैठा है। ललिता और गिरीन्द्र के उसके सामने ही इस तरह खुसर पुसर करके बात करने से शेखर का शरीर जलने लगा। किसी ने उससे कोई बात नहीं की थी। अपने को अपमानित महसूस करता हुआ वह उठा और चुपचाप घर से बाहर निकल आया। अपने घर में पहुंचकर वह सोफे पर धम्म से बैठ गया। आज ललिता ने उसे देखकर माथे का पल्ला खींच लिया था और इस तरह उसकी ओर से मुंह फेर लिया था जैसे वह ललिता के लिए अनजाना और अपरिचित हो। इतना ही नहीं, उसकी आंखों के सामने ही वह ओट में गिरीन्द्र के साथ बड़ी घनिष्ठता से न जाने क्या परामर्श करने लगी थी। शेखर आज निश्चित रूप से समझ गया कि ललिता ने उसे उस कठिन दायित्व से सदैव के लिए मुक्ति दे दी है। अब वह निश्चिंत होकर सांस ले सकता है। अब उसे इस बात का कोई भय नहीं होना चाहिए कि ललिता आकर सब लोगों को यह बताएगी कि शेखर ने एक चांदनी रात में ललिता के गले में माला डालकर ललिता का वर्ण किया था। आज ललिता ने स्वयं शेखर को यह दिखा दिया है कि गिरीन्द्र शेखर से कहीं अधिक उसका अपना हो गया है और अब शेखर उसका कोई नहीं है, कुछ भी नहीं रहा है। अपमान से शेखर का समूचा तन जलने लगा। दरवाजे पर भुवनेश्वरी की आवाज़ सुनकर वह जल्दी से उठ खड़ा हुआ। भुवनेश्वरी कह रही थी, क्या कर रहा है तू? नाश्ता क्यों नहीं किया अभी तक? जल्दी से हाथ मुँह धो और नीचे आ जा। शेखर मुंह मोड़कर इतनी फुर्ती के साथ नीचे उतर आया
कि भुवनेश्वरी उसका चेहरा न देख सकी। इधर कई दिनों से शेखर के मन में अनेक तरह की बातें अनेक तरह के रूप धारण करके उसे दिन रात तंग करती रहती थी। शेखर बहुत सोचता, लेकिन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात थी उसे ही वह नहीं सोचता। और महत्वपूर्ण बात यह थी कि जो कुछ भी हो रहा है या हुआ है, इसमें वास्तविक दोष किसका है। क्या आज तक उसने कभी ललिता से कोई आशाजनक बात कही या ललिता को कभी कुछ कहने का अवसर दिया? इस कल्पित डर से कि कहीं ललिता उस रात की बात बताकर उसे सबके सामने नीचा न कर दे, वह ललिता से कतराने लगा था और सारा दोष ललिता के मत्थे मढ़कर सब बातों के लिए उसको दोषी मानकर वह क्रोध, ईर्ष्या, मिथ्या अभिमान और अपमान की आग में जलकर राख हो रहा था। संसार में अधिकांश पुरुष शायद स्त्रियों के संबंध में इसी प्रकार विचार करते हैं और इसी प्रकार जल जलकर राख होते रहते हैं। तिल तिल जलते शेखर के इसी तरह 6-7 दिन निकल गए। एक दिन शाम को शेखर अपने कमरे में अकेला वहीं आग सुलगाए बैठा हुआ था कि दरवाजा खुला और अन्ना काली का हाथ थामे ललिता ने उसके कमरे में प्रवेश किया। शेखर के संभलने से पहले ही अन्ना काली ने कहा, शेखर दा, हम दोनों तुम्हें प्रणाम करने आए हैं। कल हम लोग जा रहे हैं। शेखर के मुंह से कोई बोल नहीं फूटा। वह हक्का बक्का होकर बस उन्हें देखता रहा। अन्ना काली कह रही थी, तुम्हारे चरणों में रहकर हमने बहुत अपराध किए हैं शेखर दा, तुम उन सबको भूल जाना। शेखर समझ गया कि ललिता ने ये सारी बातें अन्ना काली को रटाई हैं। उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अभी तो हम लोग मुंगेर जा रहे हैं, वहाँ गिरिंद्र बाबू का मकान है। बाबूजी के ठीक हो जाने पर भी हम लोग यहाँ नहीं आ पाएंगे। डॉक्टर साहब ने कहा है यहाँ की जलवायु बाबूजी के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। अब उनकी तबीयत कैसी है? शेखर ने प्रश्न किया। पहले से कुछ अच्छी है, तभी तो हम लोग जा रहे हैं, अन्ना काली ने उत्तर दिया और अपने आंचल के अंदर से कई साड़ियाँ निकाल कर दिखलाते हुए कहा, ये सब ताई जी ने दी हैं। जब ललिता आगे बढ़ी, मेज पर एक चाबी रखती हुई बोली, तिजोरी की चाबी अब तक मेरे पास ही थी, इसे यहाँ रखे जा रही हूँ। फिर एक फीकी हंसी के साथ बोली, लेकिन तिजोरी में एक भी रुपया नहीं है, सब खर्च हो गए हैं। शेखर ने एक लंबी सांस ली। अन्ना काली ललिता के निकट आकर बोली, दीदी चलो ना, सामान बांधना है, देर हो रही है। ललिता के कुछ कहने से पहले ही शेखर ने अन्ना से बहुत प्यार के साथ कहा, तू मेरी बहुत अच्छी बहन है ना अन्ना, जरा नीचे से मेरे लिए एक पान तो ले आ। अन्ना मुड़ी ही थी कि ललिता ने उसका हाथ थाम लिया और बोली, तू देर लगा देगी, तू यहीं रह, मैं 1 मिनट में पान लेकर आती हूँ, और कमरे से बाहर हो गई। थोड़ी देर बाद वह पान लेकर लौटी और अन्ना काली को पकड़ाकर एक और चुपचाप खड़ी हो गई। अन्ना काली ने पान शेखर को दे दिया। शेखर ने चुपचाप उसे ले लिया और उसी तरह मूर्ति की तरह बैठा रहा। अब चलूंगी शेखर दा, कहते हुए अन्ना काली ने शेखर के निकट आकर जमीन से सिर छुआकर उससे प्रणाम किया। ललिता जिस जगह खड़ी थी वहीं से उसने जमीन पर अपना माथा लगाकर शेखर को प्रणाम किया और अन्ना काली का हाथ पकड़ धीमे सधे कदमों से बाहर आ गई। शेखर अपना दंभ और आत्मसम्मान लिए हुए उसी तरह स्तब्ध बैठा रहा। उसका चेहरा रक्तहीन हो गया था। ललिता शेखर से अंतिम विदा लेने आई थी। उसे शेखर से जो कुछ भी कहना था वह उसने बिना कुछ कहे कह दिया था। सत्य यह था कि ललिता चाहती ही नहीं थी कि कोई बात उठे और उसे कुछ कहना पड़े, इसलिए वह अन्ना काली को साथ लाई थी। कोई शिकायत किए या उलाहना दिए बिना वह चुपचाप चली गई थी और शेखर को हमेशा के लिए परास्त कर गई थी। पराजित शेखर न जाने कब तक उसी तरह संज्ञा शून्य बैठा रहा। गुरुचरण बाबू के स्वास्थ्य की टूटी नया मुंगेर की जलवायु में भी इस योग्य न हो सकी कि वे और अधिक यात्रा कर सके। साल भर तक बीमार रहने के बाद वे एक दिन महाप्रस्थान के पथ की ओर बढ़ गए। गिरिंद्र को उनसे बहुत स्नेह हो गया था। उसने पूरी कोशिश की कि वे स्वस्थ हो जाएं, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार हो गईं। गुरुचरण ने अपने अंतिम समय में गिरिंद्र का हाथ थामकर आंसू भरे नयनों से प्रार्थना की थी कि गिरिंद्र उनके परिवार को मझधार में न छोड़ दे। वह उनके परिवार का ही एक सदस्य बन जाए ताकि वे परलोक में कष्ट न पाएं। गिरिंद्र ने सच्चे मन से उन्हें वचन दिया था कि वह उनके परिवार से कभी विमुख नहीं होगा। गिरिंद्र के इस वचन से गुरुचरण बाबू के तप्त हृदय को बहुत सुख संतोष मिला था। उन्होंने बहुत शांति के साथ देह त्यागी थी। कलकत्ता वाले मकान में गुरुचरण कुछ किराएदार बसा गए थे। उन्हीं में से एक दिन भुवनेश्वरी और शेखर को गुरुचरण बाबू के स्वर्गवासी होने की सूचना मिली। इधर शेखर के परिवार में भी एक दुर्घटना हो गई। नवीन चंद्र का सहसा देहांत हो गया। शोक संतप्त भुवनेश्वरी दुख से बेहवल होकर काशी चली गई और गृहस्थी का भार बड़ी बहू पर छोड़ गई।
वे उससे कह गई कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल आकर शेखर का विवाह कर देंगे। यह नया संबंध नवीन चंद्र ने ही निश्चित किया था। यदि उनकी सहसा मृत्यु न हो जाती तो अब तक वे शेखर की शादी भी कर देते, लेकिन उनके आकस्मिक निधन के कारण यह कार्य साल भर के लिए स्थगित हो गया। साल भर पूरा होने पर लड़की वाले आए और शेखर को आशीर्वाद देकर इसी महीने विवाह की तिथि निश्चित कर गए। वे लोग शेखर से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर गए कि वह शीघ्र ही काशी जाकर अपनी माँ को ले आए। खिन्न मन से शेखर काशी जाने की तैयारी करने लगा। अलमारी में से कपड़े निकालकर सूटकेस में रखते हुए उसे सहसा ललिता की याद आ गई। उसके यह सब काम ललिता बहुत निपुणता से करती थी। उसके मुंह से एक लंबी सांस निकल आई। 3 वर्ष बीत गए थे उन लोगों को यहाँ से गए हुए। इस बीच गुरुचरण बाबू की मृत्यु की सूचना के अलावा उनका कोई अच्छा या बुरा समाचार उसे नहीं मिला था। उसने समाचार जानने का प्रयत्न भी नहीं किया था। जानकर करता भी क्या। ललिता ने तो उस शाम उससे अंतिम विदा ली थी। आज फिर भी सहसा उसके मन में यह ख्याल आया कि यदि पता चल जाता कि ललिता कहाँ है, कैसी है, उसकी घर गृहस्थी तो ठीक है ना, तो शायद उसे कुछ संतोष हो जाता। गुरुचरण बाबू के मकान में जो किराएदार रहते थे वे मकान खाली कर कहीं और चले गए थे। 2 महीने से मकान खाली था, इसलिए जब सहसा ही पुरानी मेहरी ने दरवाजे के बाहर खड़ी होकर पुकार लगाई, छोटे बाबू, आपको अन्ना कली की माँ जी ने बुलाया है, तो शेखर को बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ ही क्षण पहले तो वह उन्हें याद कर रहा था। शेखर दरवाजे तक आ गया और आश्चर्य से बोला, अन्ना काली की माँ जी यहाँ कहाँ? मेहरी ने गुरुचरण बाबू के मकान की ओर हाथ उठाकर कहा, अपने घर में वे लोग कल रात मुंगेर से यहाँ आए हैं। अच्छा चलो। सुटकेस उसी तरह छोड़कर शेखर नीचे उतर आया। शाम रात में परिवर्तित होने लगी थी। जैसे ही शेखर ने गुरुचरण बाबू के मकान में कदम रखा, उसकी विधवा चाची जोर जोर से रोने लगी। शेखर दरी पर उनके पास ही बैठ गया और धोती की कोर से अपनी आंखें पोंछने लगा। वह आंसू गुरुचरण बाबू के लिए ही नहीं, अपने पिता के लिए भी थे। अंधेरा बढ़ते ही ललिता आकर दिया जला गई। गले में आंचल डालकर उसने दूर से शेखर को प्रणाम किया और धीरे धीरे बाहर चली गई। शेखर उस पराई स्त्री को आंख उठाकर अच्छी तरह न देख सका। फिर भी कनखियों से वह जितना देख सका उससे उसे यही लगा कि ललिता और भी लंबी और बहुत दुबली हो गई है। रोना धोना समाप्त कर गुरुचरण बाबू की विधवा स्त्री ने शेखर से यही कहा कि वह इस मकान को बेचकर मुंगेर में अपने जमाई के पास रहना चाहती हैं। शेखर के पिता की इच्छा थी कि वह इस मकान को खरीद ले। यदि इस समय उचित दाम पर से शेखर यह मकान खरीद ले तो एक तरह से घर बाहर वालों के हाथ न जाकर घर वालों के पास ही रहेगा। उन्हें भी यह दुख न होगा कि उन्होंने मकान बेच दिया है, और अगर भविष्य में वह कभी मुंगेर से यहाँ आई तो एक दिन उन्हें यहाँ रहने में किसी तरह का संकोच भी नहीं होगा। शेखर ने यही कहकर उन्हें आश्वासन दिया कि वह माँ से पूछकर ही इस संबंध में हाँ या ना कह सकेगा। अपने आंसू पोंछते हुए ललिता की मामी ने पूछा, क्या दीदी इस बीच यहाँ नहीं आएंगी? शेखर ने बताया कि वह उसी रात माँ को लेने काशी जा रहा है। धीरे धीरे ललिता की मामी ने शेखर से उसके घर परिवार, उसकी शादी, उसकी होने वाली ससुराल और उसे मिलने वाले दहेज के संबंध में सारी जानकारी प्राप्त कर ली। शेखर जब वहाँ से उठा तो चांद निकल आया था। गिरिंद्र उस समय अपनी बहन मनोरमा चारूबाला की माँ के यहाँ जाने की तैयारी कर रहा था। उसे देखकर ललिता की मामी बोली, मेरे जमाई से तुम्हारी बातचीत नहीं हुई शेखर? बहुत ही अच्छा लड़का है। आज के समय में ऐसा लड़का मिलना असंभव है। इस बात में तो मुझे रत्ती भर भी शक नहीं है, शेखर ने जल्दी से कहा। और रही बातचीत, वह तो मेरी कई वर्ष पहले हो चुकी है। यह कहते हुए वह बाहर निकल आया। बैठक के सामने वह ठिठक गया। अंधेरे में दरवाजे की आड़ में ललिता खड़ी थी। धीरे से बोली, सुनो, माँ को लेने क्या आज ही जा रहे हो? हाँ, आज ही रात। माँ ठीक तो है ना? ठीक तो है, लेकिन इस आघात को वह सह नहीं सकी हैं। उनका चित्त ठिकाने नहीं है। तुम तो ठीक हो ना? बिल्कुल, कहकर शेखर झटपट बैठक से बाहर आ गया। शेखर को रास्ते में ऐसा लगा जैसे ललिता के साथ खड़े होकर बातें करने से उसका सारा शरीर अपवित्र हो गया है। उसे अपने आप से घृणा होने लगी। घर पहुंचकर उसने किसी तरह सूटकेस पैक किया और सोफे पर लेट गया। गाड़ी में अभी देर थी। लेटे लेटे वह ललिता के विषय में सोचने लगा और अपने मन में घृणा के दहकते अंगारे भरने लगा। उसकी दृष्टि में ललिता धोखेबाज थी, उल्टा थी। उसकी मामी ने बात करते समय यह भी बताया था कि लड़की की शादी बहुत
आनंदपूर्ण अवसर पर नहीं की गई थी, इसलिए शेखर को निमंत्रण नहीं दिया गया था। वैसे ललिता ने तो बहुत कहा था कि तुम सब लोगों को निमंत्रण भेजा जाए। ललिता की अधृष्टता आग का गोल चक्र बनकर शेखर के सारे शरीर को भस्म करने लगी। अपने विवाह से 10-12 दिन पहले शेखर माँ को लेकर काशी से वापस आ गया। 3-4 दिन बाद एक सुबह माँ की आवाज़ लगाता हुआ शेखर कमरे के अंदर घुसा तो ललिता को भुवनेश्वरी के साथ फर्श पर बैठकर कुछ काम करते देख वहीं ठिठक गया। ललिता जो कुछ कर रही थी उसने उस काम को रोक दिया और मुंह नीचा कर कालीन को देखने लगी। भुवनेश्वरी ने पूछा, क्या है रे? शेखर इतना हड़बड़ा गया था कि काम ही भूल गया। बोला, कुछ नहीं, अभी रहने दो, फिर बात करूँगा। कहते कहते वह कमरे से बाहर चला गया। ललिता का चेहरा तो उसे नहीं दिखाई दिया, लेकिन जाते समय उसकी दृष्टि ललिता के दुबले पतले हाथों पर जरूर पड़ गई। दोनों हाथ सोने थे, उनमें सिर्फ कांच की 2-2 चूड़ियाँ पड़ी हुई थीं। शेखर तिरस्कार के भाव से हंसते हुए अपने आप से बोला, अच्छा ढोंग रचाया है। यह बात शेखर ने इसलिए कही थी क्योंकि उसे मालूम था कि गिरिंद्र बहुत पैसे वाला है। ऐसे धनी व्यक्ति की पत्नी गहनों से न लदकर कांच की 2-2 चूड़ियाँ ही हाथ में डालती है, तो इसका मतलब यही है कि इस तरह ढोंग करके वह भुवनेश्वरी के मन में करुणा जगा रही है। ललिता जिस ओर बैठी थी उस ओर से शेखर बहुत उपेक्षा के साथ हंसा। उसी शाम शेखर नीचे उतर रहा था और ललिता उसे मंद गति से ऊपर जा रही थी। ललिता को देखकर शेखर जल्दी जल्दी सीढ़ी उतरने लगा। ललिता एक और दीवार से सटकर खड़ी हो गई। शेखर जैसे ही उसके निकट आया उसने बहुत ही संकोच के साथ धीमे स्वर में कहा, सुनो, मुझे तुमसे एक बात करनी है। मुझसे? शेखर ने विस्मय के साथ पूछा। हाँ, तुमसे, ललिता ने मृदुल स्वर में कहा। मुझसे तुम्हें क्या बात करनी है? शेखर ने जैसे उसे झिड़की दी और पहले से भी तेज कदमों से खटखट करता हुआ सीढ़ियाँ उतर गया। ललिता स्तब्ध खड़ी रही। पता नहीं कितनी देर तक, फिर एक गहरी सांस छोड़कर ऊपर चली गई। दूसरे दिन शेखर अपने दीवान खाने में बैठा अखबार पढ़ रहा था कि उसने देखा गिरिंद्र अंदर आ रहा है। शेखर को बहुत आश्चर्य हुआ। गिरिंद्र ने हाथ जोड़कर उसे नमस्ते की और पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। शेखर ने नमस्ते का उत्तर दिया और अखबार मोड़कर एक ओर रख दिया। वह उत्सुकता से गिरिंद्र की ओर देखने लगा कि गिरिंद्र क्या करने आया है। कुछ क्षण चुप्पी के बाद गिरिंद्र ने एकदम बात छेड़ दी। कहने लगा, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आपको सुबह ही सुबह तकलीफ़ देने आया हूँ। काम बहुत ज़रूरी था, इसलिए मुझे आना पड़ा। मेरी सास जी ने आपसे उस शाम बात की थी तो आपको याद होगा। वह अपना मकान आपको बेचना चाहती हैं। उन्होंने संदेश भिजवाया है कि अगर आप जल्दी ही उसकी कुछ व्यवस्था कर दे तो बड़ी कृपा होगी। वे इसी महीने मुंगेर लौट जाना चाहती हैं। शेखर को गिरिंद्र को देखकर बेचैनी होने लगती थी। आज तो वह स्वार्थवश आया था, इसलिए उसकी बातें भी उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। शेखर ने बहुत ही रूखे स्वर में गिरिंद्र से कहा, आप जो भी कह रहे हैं वह सब ठीक है, लेकिन पिताजी के न होने पर भैया ही असली मालिक हैं। आप उनसे यह सब कहिए। यह बात तो हम सबको मालूम है, गिरिंद्र ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन मेरी प्रार्थना थी कि अगर आप ही भैया से कहें तो ठीक होगा, वे मान जाएंगे। शेखर के स्वर का रूखापन कम नहीं हुआ। वह उसी तरह बोला, आपके कहने से भी भैया मान जाएंगे। उस तरफ के अभिभावक आप हैं, हमारी तरफ के अभिभावक भैया। मैं तो बीच में कहीं नहीं आता। गिरिंद्र ने कुछ सोचते हुए कहा, अगर मेरे कहने से ही यह समस्या सुलझ जाए तो मैं भी कह सकता हूँ, लेकिन कल दीदी कह रही थी कि अगर आप इस काम को हाथ में ले तो यह काम आसानी से हो जाएगा। शेखर अब तक दीवान पर अधलेटा हुआ लापरवाही से बात कर रहा था। अब वह ठीक बैठ गया और बोला, कौन दीदी? ललिता दीदी। गिरिंद्र ने उसे सहज भाव से कहा, दीदी कह रही थी कि? शेखर का सिर चकराने लगा। आगे का एक भी शब्द उसके कान में नहीं पड़ा। हतबुद्धि की तरह वह मूढ़ दृष्टि से गिरिंद्र को देखने लगा। गिरिंद्र चुप हो गया। सहसा शेखर ने प्रश्न किया, मुझे इस तरह पूछने के लिए क्षमा कीजिएगा गिरिंद्र बाबू, लेकिन क्या आपका विवाह ललिता के साथ नहीं हुआ है? गिरिंद्र ने दांतों तले जीभ दबा ली और बोला, राम राम, क्या बात कह रहे हैं आप? आप तो उनके घर में सभी को जानते हैं। मेरा विवाह तो अन्ना काली के साथ हुआ है, लेकिन अन्ना से तो आपके विवाह की बात नहीं चली थी। ठीक कहते हैं आप, अन्ना के साथ मेरे विवाह की बात नहीं चली थी, लेकिन गुरुचरण बाबू मरते समय मुझसे अनुरोध कर गए थे कि मैं और कहीं शादी न करूं, नहीं तो यह परिवार बेसहारा हो जाएगा। मैंने गुरुचरण बाबू को वचन दिया था। उनकी मृत्यु के बाद दीदी ने मुझे सब बातें समझाकर बताया कि उनका विवाह हो चुका है और उनके पति जीवित हैं
हालांकि यह बात कोई नहीं जानता। कोई दूसरा व्यक्ति शायद इस पर विश्वास नहीं करेगा क्योंकि किसी ने उनके पति को नहीं देखा है, लेकिन मैं दीदी को कई वर्षों से जानता हूँ। मैं उनकी किसी भी बात पर अविश्वास नहीं कर सकता, और फिर विवाहित स्त्री के साथ दोबारा विवाह कैसे किया जा सकता है। लेकिन सुनिए, यह आपको क्या हो गया है? आपकी आंखों में आंसू? शेखर की दोनों आंखें आंसुओं से भर उठी थीं। गिरिंद्र के सामने ही उसके आंसू बह निकले। शेखर को कुछ भी होश न था। उसे यह भी ध्यान न आया कि किसी पुरुष के सामने दूसरे पुरुष का अपनी कमजोरी प्रकट करना उस पुरुष के लिए बहुत ही शर्म की बात है। गिरिंद्र चुपचाप बैठा शेखर को रोते हुए देखता रहा। संदेह तो उसके मन में बहुत पहले से था। आज वह दृढ़ हो गया कि शेखर ही ललिता का पति है। शेखर ने आंसू पोंछे और भर्राए स्वर में कहा, लेकिन गिरिंद्र बाबू, आप तो ललिता से प्यार करते थे। गिरिंद्र के खिले हुए चेहरे पर अवसाद की एक हल्की सी छाया आ गई, किंतु शीघ्र ही वह मुस्कुराने लगा। फिर रुक रुक कर सोचते हुए कहने लगा, इस सवाल का जवाब देना आवश्यक नहीं है शेखर बाबू। और फिर जैसा मैं अभी अभी कह चुका हूँ, कोई किसी को कितना भी प्यार क्यों न करे, वह जानबूझकर किसी विवाहिता स्त्री से, किसी की अमानत से विवाह नहीं कर सकता। खैर जाने दीजिए, मैं उम्र में छोटा हूँ। अपने से बड़ों के संबंध में इस तरह की चर्चा करना मेरे लिए उचित नहीं है। यह कहते हुए वह मुस्कुराता हुआ उठ खड़ा और चलते हुए बोला, मेरे अनुरोध की रक्षा कीजिएगा। हो सके तो बड़े भैया से बात कीजिएगा। मैं फिर आऊँगा। नमस्कार। निर्विकार भाव से वह बाहर निकल गया। शेखर पहले ही दिन से गिरिंद्र के प्रति अपने मन में विद्वेष और तिरस्कार का भाव रखता आया था। अब तक तो उसका यह विद्वेष और तिरस्कार तीव्र घृणा में परिवर्तित हो गया था, किंतु आज इसी गिरिंद्र के दीवान खाने से जाते ही शेखर दीवान से उठकर खड़ा हुआ और जिस स्थान पर गिरिंद्र बैठा हुआ था उससे सिर छुआकर बार बार इस देवतुल्य नवयुवक को नमस्कार करने लगा। व्यक्ति चुपचाप कितना बड़ा त्याग कर देता है और किसी को बताता तक नहीं। किस तरह हंसते हंसते अपने दिए वचन का पालन करता है, चाहे ऐसा करने में उसे कितनी ही तकलीफ क्यों न हो। यह बात शेखर ने अपने जीवन में आज पहली बार देखी। दोपहर के समय भुवनेश्वरी अपने कमरे में नीचे बैठी हुई ललिता की मदद से नए कपड़े संभाल कर रख रही थी कि शेखर भीतर घुस आया और उनके बिस्तर पर बैठ गया। आज वह ललिता को देखकर न कतराया न हड़बड़ाया। माँ शेखर की ओर देखकर बोली, क्या है शेखर? शेखर ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप बैठा देखता रहा कि माँ और ललिता किस तरह कपड़ों की तह लगा रही हैं। शेखर बोला, यह क्या हो रहा है माँ? भुवनेश्वरी ने उत्तर दिया, नए कपड़ों में से किसको क्या क्या कपड़े देने होंगे यही हिसाब लगा रही हूँ। लगता है और भी कपड़े मंगाने होंगे, क्यों बेटी? ललिता ने सिर हिलाया। अभिप्राय था हाँ मंगाने होंगे। शेखर ने भी हंसकर कहा, और अगर मैं ब्याह न करूं तो? भुवनेश्वरी ने भी हंसकर कहा, हाँ यह तुम कर सकते हो, तुम में इस तरह के असंख्य गुण हैं। ठीक है माँ, तो फिर ऐसा ही होगा। भुवनेश्वरी गंभीर हो गई, बोली, यह क्या कह रहा है तू? ऐसी अशुभ बात जबान पर मत ला। अब तक तो जबान पर नहीं लाया था माँ, लेकिन अब भी बात जबान पर नहीं लाऊंगा तो बहुत बड़ा पाप होगा माँ, शेखर ने गंभीरता के साथ कहा। भुवनेश्वरी कुछ आशंकित होकर गंभीरता के साथ शेखर की ओर देखने लगी। शेखर ने कहा, माँ तुमने अपने इस नालायक लड़के के बहुत से अपराध क्षमा किए हैं, तुम्हें मेरा यह अपराध भी क्षमा करना होगा। सच माँ, मैं यह शादी नहीं कर सकूँगा। जिस ढंग से शेखर ने यह बात कही थी और यह बात कहते हुए उसके चेहरे पर जो भाव आ गया था, उसे देखकर भुवनेश्वरी सचमुच बहुत व्याकुल हो उठी थी। अपने मन के संघर्ष को दबाती हुई बोली, अच्छा अच्छा मत करना शादी, लेकिन तू इस समय चला जा यहाँ से, मुझे अभी बहुत ज़रूरी काम करना है। शेखर ने फिर एक बार हंसने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। तब साफ सीधे स्वर में उसने कहा, माँ मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, मुझसे यह शादी नहीं हो सकेगी, मैं नहीं कर पाऊँगा, तुम इसे रोक दो। बेकार की बात मत कर शेखर, शादी को क्या बच्चों का खेल समझ रखा है? खेल नहीं, इसीलिए तो कह रहा हूँ माँ। शेखर के स्वर में पहली बार दृढ़ता आई। भुवनेश्वरी भयभीत हो गई। उन्हें लगा कि बात सचमुच गंभीर है और इसे मजाक में टालना उचित नहीं है। वे स्वर को ऊंचा करके बोली, शेखर मुझे परेशान मत कर, तुझे क्या हो गया है? मुझे समझा, क्या बात क्या है? इस तरह की उटपटांग बातों से मुझे बहुत घबराहट और उलझन होती है। किसी और दिन सुनना माँ,
सब कुछ विस्तार से बताऊंगा। आज नहीं बताएगा तो और किस दिन बताएगा? भुवनेश्वरी झुंझला कर बोली। फिर वे कपड़ों की गठरी एक और सरकाती हुई खीज के साथ बोली, तो ऐसा कर शेखर, आज ही मुझे काशी वापस भेज दे। मैं ऐसी दिमाग खराब करने वाली झंझट की गृहस्थी में एक रात भी नहीं रहना चाहती। उनका परेशान चेहरा देखकर शेखर आगे कुछ नहीं बोला, सिर झुकाकर चुप हो गया, चुप ही बैठा रहा। भुवनेश्वरी की झुंझलाहट और बढ़ गई। वे उठती हुई व्यग्र स्वर में बोली, तू आज मुझे काशी भेज ही दे। ललिता भी मेरे साथ जाना चाहती है, शायद वहाँ ही इसकी कोई व्यवस्था हो सके। शेखर को हंसी आ गई। भुवनेश्वरी आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगी, यह क्यों हंस रहा है? शेखर हंसते हुए बोला, माँ तुम इसे अपने साथ ले जाओगी तो इसकी व्यवस्था और किसके साथ करोगी? तुम्हारी आज्ञा से बड़ी और क्या चीज़ होगी इसके लिए? शेखर को हंसते हुए देखकर भुवनेश्वरी की जान में जान आई। अब उन्हें लगने लगा कि बात इतनी अधिक गंभीर नहीं है जितनी वे समझ रही हैं। ललिता की ओर देखकर कुछ विस्मय से बोली, सुन ली बेटी इसकी बात? इसका ख्याल है कि मैं जहाँ चाहूँ तुम्हें खुशी से ले जा सकती हूँ। अरे ये स्वतंत्र है क्या बेचारी? इसकी मामी नहीं है सिर पर? उनसे नहीं पूछना होगा मुझे? क्यों बेटी, पूछना होगा ना। ललिता ने कोई जवाब नहीं दिया। शेखर जिस तरह बात कर रहा था उससे ललिता को बहुत संकोच हो रहा था। उसका मन हो रहा था कोई बहाना बनाकर वह बाहर निकल जाए। कुछ देर की चुप्पी के बाद शेखर ने मन कड़ा करके कहा, तुम सुन लो माँ, तुम इसकी मामी से कहना चाहो तो कह दो, यह तुम्हारी इच्छा है, लेकिन तुम जो कहोगी वही होगा। यह बात मैं भी जानता हूँ और जिसे तुम अपने साथ ले जाना चाहती हो वह भी जानती है। यही तुम्हारी बहू है माँ। अपनी बात पूरी करते करते शेखर को कुछ शर्म महसूस हुई। उसने अपना सिर झुका लिया। भुवनेश्वरी आश्चर्य से शांत हो गई। इतनी गंभीर प्रकृति का लड़का शेखर अपनी माँ के साथ यह किस तरह का मजाक कर रहा है? शेखर के चेहरे पर अपनी दृष्टि गड़ाते हुए उसने प्रश्न किया, तूने क्या कहा अभी? यह कौन है मेरी? शेखर ने सिर ऊपर नहीं उठाया लेकिन चुप्पी भी नहीं साधी। कुछ संभल कर सधे स्वर में शेखर धीरे धीरे बोलने लगा, बता तो दिया माँ, यह ललिता तुम्हारी बहू है। आज से नहीं बल्कि 4 साल से भी ऊपर। तुम सचमुच ही उसकी सास हो और मैं ज़्यादा नहीं कह सकूँगा माँ। पूरी बात तुम अपनी बहू से ही पूछ लो, यह बता देगी तुम्हें। शेखर ने ललिता की ओर दृष्टि डाली और देखा कि ललिता इस बीच उठ खड़ी हुई है। सिर पर पल्ला रखकर माँ को प्रणाम करने के लिए ललिता आगे बढ़ रही है। शेखर भी उठकर ललिता के पास आ गया और उसकी बगल में खड़ा हो गया। दोनों ने एक साथ भुवनेश्वरी के चरणों में सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद शेखर अपने आवेग पर लज्जित हो झेपता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। भुवनेश्वरी की आंखों से प्रसन्नता के कारण आंसू बहने लगे। वे सचमुच ललिता को बहुत प्यार करते थे। भुवनेश्वरी देवी ने आगे बढ़कर अपना भारी संदूक खोला और अपने सब गहने बाहर निकाले। एक एक गहना ललिता को धीरे धीरे पहनाते हुए वे बहुत प्यार के साथ उससे बातें करती जा रही थी। बातें करते हुए उन्होंने शेखर और ललिता के बीच हुई एक एक बात जान ली। प्रसन्नता के अतिरेक के कारण भुवनेश्वरी ने ललिता को अपनी छाती से लगा लिया और उसका मस्तक चूमती हुई बोली, इसलिए गिरिंद्र ने अन्ना काली से शादी की? हाँ माँ, ललिता ने धीमे स्वर में कहा। जब मैंने गिरिंद्र से कहा कि मेरा विवाह हो चुका है तो उन्होंने बिना कोई प्रश्न किए चुपचाप मेरी बात पर विश्वास कर लिया। मैंने गिरिंद्र से कह दिया था कि मेरा ब्याह हो चुका है। मेरे पति मुझे स्वीकार करें या न करें यह उनकी इच्छा है, लेकिन वे हैं जरूर। भुवनेश्वरी ने प्यार से ललिता के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटी जरूर है। मैं आशीर्वाद देती हूँ तेरे पति दीर्घजीवी हों। लेकिन ठहर तो बेटी, मैं अविनाश को तो खबर कराऊं कि शेखर की बहू बदल गई है। भुवनेश्वरी हंसती हुई बड़े लड़के के कमरे की ओर बढ़ गई।